गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत करते हैं आज के इस गहन विश्लेषण की। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ना, उसे सुनकर अक्सर लोग उबासी लेने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, या फिर इसे एक बहुत ही नीरस और बस एक पेपर वर्क वाला काम मान लेते हैं। सही कहा, हम बात कर रहे हैं जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस की। लेकिन इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये सिर्फ पॉलिसियों और प्रीमियम के बारे में एक और रूखी सूखी चर्चा होने वाली है, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। हाँ एकदम। मैं बता दूं कि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका टाइटल ही पूरी कहानी बदल देता है। द एसेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, यानी जीवन बीमा सुरक्षा का बुनियादी ढांचा। और ये बहुत ही दिलचस्प टाइटल है ना? आज का हमारा मिशन ये समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे खरीदकर बस किसी फाइल में बंद करके रख दिया जाए। असल में ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहद पावरफुल टूल है, जो अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट तैयार करता है। बिल्कुल। अक्सर लोग इसे बस एक टिक मार्क मानते हैं, एक फॉर्मेलिटी जिसे जीवन में किसी बिंदु पर पूरा करना होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ये गहन विश्लेषण इस पुरानी और बोरिंग धारणा को पूरी तरह से चुनौती देने वाला है। इस सोर्स की सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें आर्किटेक्चर या वास्तुकला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैंने भी ये नोटिस किया, आर्किटेक्चर। जब हम किसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम एक फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। कोई भी बड़ी इमारत अपने मजबूत फाउंडेशन के बिना खड़ी नहीं रह सकती। एकदम सही। इस चर्चा का असल उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, बल्कि उस क्यों को समझना है जो इसके पीछे काम करता है। हम अक्सर इसके फायदों को बहुत ही सतही तौर पर देखते हैं, जैसे कि किसी के न रहने पर परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस इतना ही। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे एक ब्रॉडर फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में रखकर देखें तो समझ आता है कि कैसे पीढ़ियों की वेल्थ या यहाँ तक कि किसी चलते फिरते बिजनेस के भविष्य को रातों रात बिखरने से बचाता है। यानी ये सिर्फ डेथ बेनिफिट का मामला नहीं है। एकदम नहीं, ये उस पूरे सिस्टम के बारे में है जो किसी बड़े झटके के बाद भी आर्थिक पहियों को रुकने नहीं देता। तो चलिए इस आर्किटेक्चर के उन 8 प्रमुख पिलर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं जिनका जिक्र हमारे सोर्स में किया गया है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक सिनेरियो से, जो राजेश और प्रिया वाला उदाहरण दिया गया है सोर्स में। हाँ वही। इसे समझने के लिए हमारे सोर्स ने राजेश और प्रिया की एक कहानी दी है। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर लेवल पे काम करता है और उसकी सैलरी काफी अच्छी है। वो अपनी फैमिली का सोल अर्निंग मेंबर है, यानी घर उसी की इनकम से चलता है। दूसरी तरफ प्रिया घर और अपने 2 छोटे बच्चों को संभालती है। अब ये एक बहुत ही आम तस्वीर है हम सभी के आसपास। बिल्कुल, बहुत से परिवारों की यही स्थिति होती है। तो इस कहानी के जरिए सोर्स का पहला और दूसरा पॉइंट, यानी प्रोटेक्शन और इनकम रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बेसिक्स की बात करें तो कोई भी कहेगा कि इंश्योरेंस से घर का राशन आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। राजेश और प्रिया का ये केस स्टडी बहुत ही सटीक तरीके से पहले 2 पिलर्स को समझाता है।
आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा और आय की भरपाई। तो पहले प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों से जोड़कर देखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गया या बिजली का बिल। लेकिन जरा उस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में सोचिए जो राजेश की हाई सैलरी के साथ आया होगा। मतलब बच्चों के महंगे स्कूल या क्लब की मेंबरशिप। बिल्कुल, या भविष्य के वो लक्ष्य जो उन्होंने साथ मिलकर तय किए थे। वित्तीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि उस जीवन स्तर को बनाए रखना है जिसकी परिवार को आदत हो चुकी है। तो लाइफ इंश्योरेंस का पे आउट एक तरह का बफर देता है। हाँ, ताकि परिवार को किसी अनहोनी के तुरंत बाद अपने रहन सहन के स्तर में कोई भारी और दर्दनाक कटौती ना करनी पड़े। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर राजेश ने अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर इस इनकम रिप्लेसमेंट के लिए अलग से इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सेविंग्स ही उनका इंश्योरेंस है। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। मान लीजिए राजेश की सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर परिवार को उस सेविंग को आज ही इस्तेमाल करना पड़े तो वो पैसा कंपाउंड कैसे होगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इनकम रिप्लेसमेंट का मतलब सिर्फ आज के खर्चों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उस फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल यानी भविष्य की उस कमाई को रिप्लेस करना है जो राजेश अगले 20 या 25 सालों में घर लाने वाला था। तो अगर राजेश ने एक बड़ा डेथ बेनिफिट वाला टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो क्या होगा? तो मुख्य कमाने वाले की अनुपस्थिति में ये पॉलिसी तुरंत उस खोई हुई आय की भरपाई कर देती है। इससे परिवार को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को समय से पहले तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वे उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दे सकते हैं। बिल्कुल, और इंश्योरेंस के पैसे से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट वाकई सोचने लायक है। यानी आप अपनी सेविंग्स को खर्च होने से बचा रहे हैं। अब यहाँ से हम तीसरे और चौथे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देनदारियों का प्रबंधन और अंतिम खर्च है। मैनेजिंग लायबिलिटीज एंड फाइनल एक्सपेंसेस। हाँ, जब हम रोजमर्रा के खर्चों की बात करते हैं तो समझ आता है, लेकिन आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर कोई ईएमआई न चल रही हो। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स, हर किसी पर कुछ ना कुछ कर्ज तो होता ही है। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस किसी बड़े वित्तीय संकट या कर्ज के पहाड़ से निपटने में भी उतनी ही आक्रामक भूमिका निभाता है? मान लीजिए किसी ने घर लिया है, तो लोग तर्क दे सकते हैं कि अगर कुछ हुआ तो प्रॉपर्टी बेच देंगे और बैंक का लोन चुकता हो जाएगा। इसमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत? प्रॉपर्टी बेच देंगे, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक कैसे? यहीं पर डिस्ट्रेस्ड सेल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक अपना कर्ज मांगना बंद नहीं करते। उन्हें अपनी किश्तें हर महीने चाहिए। हाँ, बैंक को तो पैसे से मतलब है। अब अगर परिवार के पास होम लोन चुकाने के पैसे नहीं है तो उन्हें मजबूरी में वो घर बेचना पड़ेगा। और जब बाजार को पता होता है कि कोई व्यक्ति मजबूरी में या जल्दबाजी में प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो उन्हें उसकी सही कीमत कभी नहीं मिलती। मतलब लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, हो सकता है जो घर 2 करोड़ का हो वो उन्हें 1 करोड़ 30 लाख में ही बेचना पड़े। ये एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। ओ, ये तो सच में बहुत भारी नुकसान है। जीवन बीमा खास तौर पर अगर उसे कर्ज की रकम के बराबर लिया गया हो तो ये सुनिश्चित करता है कि बकाया ऋण तुरंत चुकाया जा सके। परिवार को वो एसेट बेचना नहीं पड़ता। हाँ, और उनके सिर से घर छिनने का खतरा टल जाता है। यानी वो सिर्फ घर नहीं बचा रहा, वो उस डिस्ट्रेस्ड सेल से होने वाले भारी नुकसान से भी उस परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट, अंतिम खर्च या फाइनल एक्सपेंसेस। मैंने देखा है कि लोग इस बारे में बात करने से बहुत कतराते हैं। हाँ, ये एक टैबू टॉपिक जैसा है। मृत्यु और उसके बाद के मेडिकल या फ्यूनरल खर्चों के बारे में सोचना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या ये सच में इतना बड़ा फैक्टर है कि इसे एक अलग पिलर माना जाए? प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग में भावनाओं से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देना होता है। कई बार मृत्यु अचानक नहीं होती। हाँ, कई बार लंबी बीमारी होती है। व्यक्ति महीनों तक किसी गंभीर बीमारी से अस्पताल में जूझता रहता है। इंश्योरेंस का ये हिस्सा उन भारी चिकित्सा बिलों को कवर करने के काम आता है जो व्यक्ति के जाने से ठीक पहले जमा हो जाते हैं। और उसके बाद अंतिम संस्कार और कानूनी प्रक्रिया के खर्चे होते हैं। ये परिवार के लिए भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा टूट जाने वाला समय होता है। ऐसे कठिन समय में अगर उन्हें पैसों के लिए अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना पड़े या बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा पैसा तोड़ना पड़े, तो ये उनके दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। इसीलिए एक छोटा सा जीवन बीमा कोष इन अंतिम खर्चों को कवर करता है, जिससे परिवार कम से कम इस भारी तनाव और तत्काल वित्तीय बोझ से मुक्त हो पाता है। ये तो हुई पर्सनल फिनांस और घर परिवार की बात। लेकिन जब मैं सोर्स को एनालाइज कर रहा था
तो इसमें 5वां और 6ठा पॉइंट पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। एस्टेट प्लानिंग और बिजनेस कंटिन्यूटी वाला हिस्सा। हाँ, हम एस्टेट प्लानिंग और बिजनेस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन ये कॉर्पोरेट लेवल और जनरेशनल वेल्थ को बचाने में कैसे काम आता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। चलिए पहले एस्टेट प्लानिंग पे फोकस करते हैं। अगर किसी के पास करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी है तो उसके वारिसों को तो वैसे ही बहुत कुछ मिल रहा है, फिर उन्हें लाइफ इंश्योरेंस क्यों चाहिए? इसे समझने के लिए हमें लिक्विडिटी यानी नकद तरलता के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। लिक्विडिटी मतलब हाथ में कितना कैश है? हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी अचल संपत्ति है, जैसे कि कमर्शियल रियल एस्टेट, जमीन या किसी बड़े व्यवसाय में हिस्सेदारी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में नकद पैसा बहुत कम है। तो वो एसेट रिच हैं पर कैश पुअर हैं। हाँ, बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया आपने। जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई देशों के कानूनों के अनुसार वो विरासत उनके वारिसों को हस्तांतरित करने से पहले सरकार को एक भारी एस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स चुकाना पड़ता है। और ये टैक्स कितना बड़ा हो सकता है? कुछ जगहों पर तो ये टैक्स प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू का 30 से 40% तक हो सकता है। ओहो, तो इसका मतलब है कि वारिसों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी तो आ गई कागजों पर, लेकिन सरकार को टैक्स देने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए कैश में नहीं है। एकदम। और इस स्थिति में वारिसों के पास क्या विकल्प बचता है? उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। उन्हें मजबूरन उस विरासत का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, डिस्ट्रेस सेल या जल्दबाजी में की गई सेल हमेशा नुकसान देती है। हाँ, वो तो हमने अभी देखा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो मृत्यु पर मिलने वाला पैसा तुरंत नकद तरलता या इंस्टेंट लिक्विडिटी प्रदान करता है। और वो पैसा टैक्स फ्री होता है ना? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का पे आउट टैक्स फ्री होता है, इसलिए वारिस उस पैसे का इस्तेमाल सीधा एस्टेट टैक्स भरने में कर सकते हैं। उन्हें अपनी कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी या बिजनेस का हिस्सा बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह लाइफ इंश्योरेंस एक टूल बन जाता है जो पीढ़ियों की संपत्ति को टूटने से बचाता है। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। लोग जिंदगी भर संपत्ति बनाते हैं, लेकिन उसे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने का ये ब्रिज अक्सर मिस कर देते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग की कमी के कारण वेल्थ ट्रांसफर में बहुत नुकसान होता है। अब बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी की। ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगा। मान लीजिए दो दोस्त मिलकर एक टेक स्टार्टअप चला रहे हैं। ठीक है। कंपनी अच्छी चल रही है। अचानक एक को फाउंडर की मृत्यु हो जाती है। अब इस स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को डूबने से कैसे बचा सकता है? यह बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत ही क्रिटिकल और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला पहलू है। आपके टेक स्टार्टअप वाले उदाहरण को ही लेते हैं। हाँ, बताइए। अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी तौर पर उसकी आधी कंपनी के शेयर्स उसकी पत्नी या उसके परिवार के पास चले जाएंगे। जाहिर सी बात है। अब सोचिए, जीवित बचे पार्टनर को अचानक अपने मृतक दोस्त के परिवार के साथ कंपनी चलानी पड़ रही है, जिन्हें शायद टेक बिजनेस की कोई समझ ही ना हो। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो परिवार कंपनी के फैसलों में दखल दे सकता है या उन्हें तुरंत कैश चाहिए होगा, जो स्टार्टअप के पास आमतौर पर होता नहीं है। इस टकराव से पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे में वो जो टर्म यूज करते हैं बाय सेल अग्रीमेंट, वो कैसे काम आता है? व्यापार मालिक इसी बाय सेल एग्रीमेंट को लाइफ इंश्योरेंस के साथ जोड़ देते हैं। कंपनी दोनों पार्टनर्स के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लेती है। जब एक पार्टनर की मृत्यु होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले डेथ बेनिफिट का उपयोग जीवित पार्टनर द्वारा किया जाता है। वो उस पैसे से मृतक पार्टनर के परिवार से उनके हिस्से के शेयर्स खरीद लेता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इससे दो काम होते हैं। पहला, मृतक के परिवार को उनका उचित पैसा तुरंत कैश में मिल जाता है, जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा, जीवित पार्टनर को कंपनी का 100% कंट्रोल वापस मिल जाता है। बिजनेस बिना किसी बाहरी दखल के सुचारू रूप से चलता रहता है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र सोर्स में है, की पर्सन इंश्योरेंस। क्या ये सिर्फ को फाउंडर्स के लिए होता है या किसी और के लिए भी लिया जा सकता है? यह कंपनी के किसी भी उस व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसके बिना कंपनी को सीधा वित्तीय नुकसान हो सकता है। जैसे कोई बहुत ही ब्रिलियंट सीटीओ हो सकता है। हाँ, कोई टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता है, या कोई ऐसा विशेषज्ञ जिसके संपर्कों पर पूरा बिजनेस टिका है और कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। की पर्सन इंश्योरेंस ऐसी स्थिति में कंपनी को एक मुश्त राशि देता है। ये पैसा कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत रखता है। बिल्कुल, क्रेडिटर्स को शांत करता है और कंपनी को इतना समय और संसाधन देता है कि वे एक नया टैलेंट खोज सकें और उसे ट्रेन कर सकें।
यानी ये एक व्यक्ति के जाने से पूरी कंपनी और उसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियों को बचाता है। एकदम सही। यहां तक कि चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई साधारण चेक नहीं है, बल्कि एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट इकोसिस्टम है। एक बहुत ही व्यापक इकोसिस्टम। लेकिन यहां मुझे थोड़ा स्केप्टिकल होना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स चिल्ला कर कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लो और बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द रेस्ट, ये बहुत पॉपुलर है। हाँ, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना तो एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। फिर हमारा ये सोर्स 7वें पॉइंट में लिविंग बेनिफिट्स या कैश वैल्यू पॉलिसियों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? क्या ये सिर्फ एक सेल्स पिच नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पर काफी डिबेट भी होती है। टर्म इंश्योरेंस लेकर बाकी इन्वेस्ट करना ज्यादातर लोगों के लिए एक बेहतरीन रणनीति है। तो फिर सोर्स में कैश वैल्यू की बात क्यों है? ये सोर्स ये समझाना चाह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। सबकी जरूरतें अलग होती हैं। कैश वैल्यू या निवेश लिंक्ड नीतियां समय के साथ एक नकद मूल्य जमा करती हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये एक टैक्स एडवांटेज्ड एसेट क्लास की तरह काम करता है। तो क्या इसका इस्तेमाल रिटायरमेंट के वक्त किया जा सकता है, जैसे कि एक तरह का बैकअप फंड? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचता है तो वो इस जमा हुए कैश वैल्यू का उपयोग अपनी रिटायरमेंट इनकम के सप्लीमेंट के रूप में कर सकता है। इसके और क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान एक बहुत अच्छा बफर देता है। मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं और शेयर बाजार अचानक 30% गिर जाता है। अगर मैं अपने स्टॉक्स बेचूंगा तो भारी नुकसान होगा। ऐसे समय में आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की कैश वैल्यू से पॉलिसी लोन ले सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं और अपने स्टॉक्स को रिकवर होने का समय दे सकते हैं। ये तो एक बहुत ही सेफ बैकअप प्लान है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ लॉन्ग टर्म केयर या महंगे चिकित्सा उपचार की जरूरतें आ सकती हैं, जिन्हें इन लिविंग बेनिफिट्स के जरिए कवर किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी ये पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सही कहा। ये नजरिया सच में दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है जो बुरे वक्त में काम आ सकता है। एक तरह का वित्तीय कवच। और अंत में जो 8वां और आखिरी पॉइंट सोर्स में मेंशन किया गया है, वो कोई फाइनेंशियल मीट्रिक या कोई नंबर नहीं है। वो एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक अवस्था है, पीस ऑफ माइंड या मानसिक शांति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम इसे सच में एक पिलर मान सकते हैं? बिहेवियरल फाइनेंस हमें बताता है कि इंसान के लिए अनिश्चितता सबसे बड़ा तनाव है। जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसका बेसलाइन पूरी तरह से सुरक्षित है, कि अगर कल उसे कुछ हो भी गया तो उसकी फैमिली सड़कों पर नहीं आएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर नीलाम नहीं होगा, तो ये ज्ञान एक ऐसा फ्रीडम देता है जिसे पैसों में नहीं तौला जा सकता। ये एक मानसिक आजादी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस तरह की मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, वे अपने करियर या बिजनेस में बेहतर और कैलकुलेटेड रिस्क ले पाते हैं। वे ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका डाउनसाइड कवर्ड है। ये जानना कि आपके परिवार का भविष्य एक मजबूत वास्तुकला या आर्किटेक्चर द्वारा सुरक्षित है, समग्र जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो आज हमने इस एसेंशियल आर्किटेक्चर के 8 पिलर्स को बहुत गहराई से समझा। आश्रितों की सुरक्षा और इनकम रिप्लेसमेंट से लेकर कर्ज के मैनेजमेंट तक, अंतिम खर्चों की व्यवस्था और एस्टेट टैक्स से विरासत को बचाना, बाय-सेल एग्रीमेंट से बिजनेस को बचाना, कैश वैल्यू से मिलने वाले लिविंग बेनिफिट्स और अंत में वो अमूल्य मानसिक शांति। अगर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि लाइफ इंश्योरेंस केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल टूल है जो एक ही समय में कई मोर्चों पर काम कर रहा होता है। ये एक ढाल है जो परिवार को कर्ज के डिस्ट्रेस्ड सेल से बचाती है। ये एक लीगल और फाइनेंशियल ब्रिज है जो संपत्ति को अगली पीढ़ी तक टैक्स फ्री पहुंचाता है। ये एक एंकर है जो किसी बिजनेस को अचानक आए तूफानों में डूबने से बचाता है, और ये एक साथी है जो रिटायरमेंट में वॉलेटिलिटी से लड़ने का विकल्प देता है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ थ्योरी नहीं है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में सच्चा एम्पावरमेंट तब होता है जब हम इस तरह के डीप नॉलेज का इस्तेमाल अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। जब हम इस आर्किटेक्चर की समझ आ जाती है तो हम सिर्फ डर या किसी एजेंट के दबाव में फैसले नहीं लेते, बल्कि पूरी समझ, लॉजिक और एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी वेल्थ और अपने भविष्य को डिजाइन करते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी था। और इसी विचार के साथ
आज की इस गहन चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस शो को खत्म करना चाहेंगे। आज हमने जो सोर्स मटेरियल एनालाइज किया वो पूरी तरह से इस बात पर टिका था कि जीवन बीमा एक इंसान की आर्थिक वैल्यू या ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट और रिप्लेस करता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इससे एक कदम आगे जाकर सोचें, क्या सवाल है वो? यदि जीवन बीमा किसी व्यक्ति के आर्थिक योगदान का एक सटीक वित्तीय मूल्य तय करके दूसरों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, तो क्या ये हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आधुनिक समाज मानव क्षमता और हमारे वित्तीय जीवन के गहरे अदृश्य जुड़ाव को वास्तव में कैसे मापता है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या इंसान की पूरी पोटेंशियल सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले या उसकी इनकम के बराबर है, या वो आय उन असीमित संभावनाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो वो दुनिया में लेकर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन से कहीं ऊपर उठता है। हम चाहेंगे कि इस चर्चा के समाप्त होने के बाद भी हम सभी के दिमाग में ये विचार गूंजता रहे। ये खुद से पूछने वाला एक बहुत जरूरी सवाल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से लाइफ इंश्योरेंस के उस बोरिंग से लगने वाले विषय को देखने का एक बिल्कुल नया और स्ट्रेटेजिक नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हम मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में।